लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय एक मैंने कविता पढ़ी थी हिंदी में, और वो थी ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। ये एक कवि थे मुक्तिबोध, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, मुक्तिबोध है ना। मुक्तिबोध एक कवि थे, उन्होंने कविता लिखी थी ब्रह्म राक्षस। उस कविता का क्रक्स ये था, वो कविता ऐसे विद्वान के बारे में थी जो बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ज्यादा ज्ञानी, लेकिन उसने अपना ज्ञान किसी को दिया नहीं। और अंत में क्या हुआ, जब वो मरा तो ब्रह्म राक्षस बन गया, वो एक कुएं में जाकर के बैठ गया और वहां पर जाकर के मंत्र अकेले अकेले पढ़ने लगा है, बड़बड़ाने लगा है। मतलब उसका मतलब था कि मेरे पास जो ज्ञान था, मुझे सारा ज्ञान मैं किसी को दे नहीं पाया। दे देता पूरा ज्ञान अपने समाज को, सोसाइटी को, तो शायद मेरी हालत ना होती, मैं ब्रह्म राक्षस ना बनता, है ना, और इस कुएं में बैठ करके मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा होता। तो मुझे डर है इसी बात का कि कहीं मैं ब्रह्म राक्षस ना बन जाऊं, कहीं मैं भूत ना बन जाऊं मरने के बाद में, है ना। पता चले कि स्कूल की पानी की टंकी में ऊपर छत पे बैठ के ऐसे लगे हैं माला जपने के लिए, है ना। तो मुझे इसी बात का डर है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, अपने बच्चों को हिंदी का ज्ञान तो देना चाहिए, है ना। तो उसी को लेकर के ये तुम्हारे लिए क्लासेस शुरू कर गई हैं, ताकि मेरा ज्ञान आप लोगों तक पहुंच जाए, और इसको एकदम सहेज के रख जाऊंगा पूरा यूट्यूब पे, है ना। तो बाकी के बच्चे जो भी, अगर मैं ना भी रहूंगा तो कभी भी किसी का पढ़ने का मन होगा तो वो पढ़ता रहेगा, है ना। आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसमें, जैसे सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय है, कवि परिचय है, वो इसी साल पूछा गया था पेपर में ना। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, भाव पक्ष लिखना होता है, कला पक्ष लिखना होता है, और साहित्य में स्थान लिखना होता है। और बच्चों को लिखने में होती है इनको तकलीफ। तो मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिसको आप लोग सारे कवियों पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक कवि का याद कर लो, सबका उसी में पूछ दो, बस नाम बदल के, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके, है। हाँ, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, 2-4 चीजें ऐसी बता दूंगा, बस उन्हीं को घुमा घुमा के लिखते रहना, ठीक है। तो वही व्यक्ति है, आप लोग भी सोचो ना, एक मेरे जैसा व्यक्ति कविता कैसे लिख सकता है जिसको कभी किसी से प्यार ना हुआ हो और किसी का दिल ना टूटा हो, कैसे उसके अंदर से आवाज निकलेगी दिल से, है ना। निकल सकती है? नहीं निकल सकती। लेकिन एक टूटा हुआ, आशिक मारा हुआ, है ना, किसी का तड़पाया हुआ, अब वो कहीं जाकर के कहीं बैठेगा तो उसके अंदर से अलग ही जवाब, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मेरे साथ ये हो गया, फलाना ढमकाना, और फिर उसके अंदर से वो फूटेगा ना, वो जो उसके अंदर से निकल रहा है, फूट रहा है इस समय, रो रहा है, चिल्ला रहा है, वही है कविता, है ना। तो कविता अंदर से क्या होती है, फूटती है। ऐसे नहीं कि आप सोच करके बैठ, आपका मन हो रहा है कविता लिखने का और कविता लिख दूं, कभी नहीं हुआ। कभी जैसे आप लोग किताब खोलोगे, किताब में आपको सबसे पहले ये दिखेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये कौन है? ये हमारे भारत का अंतिम रूलर था, है ना, अंतिम शासक था। उसके बाद तो हमें आज़ादी मिल गई थी, है ना। तो बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम शासक भारत का, है ना। और इसने 1857 की क्रांति में इंडिया की तरफ से योगदान दिया था, है ना। तो इसलिए इसके सम्मान में, है ना, जब हम लोग पहली क्लास में थे यूपीएससी में, उस दिन क्लास में सर ने 3 वर्ड बोले थे, और कम से कम 1000 बच्चों की क्लास में से उन 3 वर्ड्स को कुछ ही बच्चे थे जो सही लिख पाए थे, है ना। सोचो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे उसको ठीक नहीं लिख पाए। आप तो 12th क्लास में है ना, देखते हैं आप लोग कितना सही लिख पाते हो, ठीक है। एक वर्ड लिखो उज्जवल, उज्जवल, और एक लिखो श्रृंगार, और एक लिखो अतिशयोक्ति। उज्जवल, श्रृंगार, अतिशयोक्ति, और एक लिखना कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं शुरू हिंदी। आरो भाग दो, है ना। एक ग्राफ तो बहुत छूट गया, तो 3-4 चैप्टर है। हाँ, इंडियन आना तो 10 नंबर ग्राफ आते हैं। तो आप लोग जब भी किसी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, किसी टीचर के यहाँ, तो क्या देखते हो आप लोग? बोर्ड और टीचर, है। टीचर की शक्ल कैसी है, बोर्ड कैसा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे किसी ने कोई टीचर है और नया सब्जेक्ट कोई शुरू करना, उसने कोई नया सब्जेक्ट शुरू किया और आपने सुना और आप चल दिए पढ़ने के लिए, आप उसके बारे में क्या जानकारी पहले कोई इकट्ठा करते हो या फिर सीधे चले जाते हो पढ़ने के लिए? उसके बारे में नॉलेज, जैसे कि कोई टीचर है, नया टीचर आया मार्केट में पढ़ाने के लिए, आप उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हो दूसरों से, किसी से? हाँ, जानकारी या फिर सीधे चले जाते हो पढ़ने के लिए? जानकारी लेते हो ना, थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है? जानकारी लेनी पड़ती। और जानकारी के रूप में क्या जानकारी लेते हो आप लोग? कैसा क्या पढ़ाता है, कहाँ से, कैसा का टीचर है ना। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अच्छा टीचर है, ये अच्छा पढ़ाता होगा? क्योंकि एक बच्चे के पास इतनी नॉलेज तो नहीं है कि वो टीचर के बारे में पता कर ले कि टीचर अच्छा है, अच्छा होगा या बुरा। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसकी मैं कह नहीं सकता, वो पता कर सकता है पढ़ने वाला बच्चा कि टीचर कितने पानी में है। 2-4 क्वेश्चन उससे अटैकिंग क्वेश्चन पूछ रहे, उसके जवाब ही ना दे पाए वो, है ना। तो
समझ में आ सकता है उसका, लेकिन जो पढ़ने में थोड़े वीक हैं वो कैसे पता करें टीचर का कि टीचर कैसा है पढ़ाने में। क्योंकि हमारे यहाँ पर होता ही है कि टीचर तो अपने बारे में बताता नहीं है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। कोई सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ तो भाई मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ, मैंने ये किया था, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था। डिग्रियों पर तो कभी किसी का भरोसा करना मत, है ना। जैसे कोई कह रहा है टीचर के नहीं हमने तो इस कॉलेज से डिग्री करी थी, उस कॉलेज से डिग्री करी थी, तो फिर उससे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना कि कॉलेज कितने दिन गए थे पढ़ने के लिए। नहीं जैसा आपके आस पड़ोस में जितने भी आप डिग्रीधारी देखना, एक हाथ मेरे को बताना जिसने कभी कॉलेज की हो, कॉलेज गया हो कॉलेज पढ़ने के लिए। प्राइवेट पूछना जरूरी है कि प्राइवेट में फर्जी डिग्री मिलती है सबसे ज्यादा, सरकारी में भी फर्जी मिलती है ना। मेरी सरकारी से डिग्री है ना। हाँ फर्जी है वो, ये समझ लो कि मेरे को उस डिग्री का रत्ती भर नॉलेज नहीं है। यही है। एक दिन कॉलेज नहीं गया मैं पढ़ने के लिए, उस डिग्री को लेने के लिए। वैसे ही बना बस घर पे बैठे पेपर से 4 दिन पहले पढ़ते थे, उसके बाद एग्जाम देने चले जाते थे और पास। हालांकि इतना तो लिख के आते थे कि पास हो जाए, लेकिन हमने पूरी कॉलेज ऐसे ही की है। तो मेरे पास कॉलेजों की डिग्री जो भी है ना, सारी पढ़ी। वो सब मतलब ऐसे ही समझ लो कि 0 बटे सन्नाटा है, उनकी मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो अगर आप लोगों से कोई कहता है इस तरह से कि हमने ये डिग्री की है, तो उस पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। नहीं, उस syllabus उससे पूछना कि तूने ये बता पहले कौन से कॉलेज से की है। यहाँ के आस पड़ोस भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर अच्छे से क्लासेस लगती हों और पढ़ाई होती हो। किसी 2-4 कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो, एक आध गवर्नमेंट कॉलेज, एक आध यूनिवर्सिटी अच्छी है ना, उनको छोड़ दिया जाए तो एक भी कॉलेज ऐसे नहीं है जहाँ पर बच्चे रेगुलर क्लासेस करने के लिए जाते हों, है ना। इंदौर, मुंबई, अगर यहाँ कहीं शहरों में निकला है, बड़े बड़े शहरों में, तो हाँ जरूर उसने पढ़ाई की होगी, है ना। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, है ना। हाँ तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर हिंदी शुरू कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ। आर्ट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, तो वहाँ हमें वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो आर्ट्स में पढ़ने होते हैं। हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि तुम्हें खुद चूज करना होता है कि वो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या रखेगा, क्या रखोगे आप लोग। तो मैंने वो सब्जेक्ट चूज किया था हिंदी लिटरेचर। और जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है उस सब्जेक्ट में आपको बाकी सब्जेक्टों से बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। बाकी सब्जेक्टों का एक पेपर होता है, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके 2-2 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के, है ना। हाँ मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो हिंदी रखूंगी या इंग्लिश रखूंगी, मैथ रखूंगी, साइंस रखूंगी, बायो रखूंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो रखना है रखो, है ना। अब उसमें आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपका वो सब्जेक्ट मास्टर होना चाहिए एकदम। सामने वाला अगर कोई भी क्वेश्चन कर दे आपको उसका जवाब आना चाहिए। इंटरव्यू जब होते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछा जाता है आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं चुना। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चुना। फिर आप लोगों से उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बहुत गहरे गहरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ना, कि आपको उसकी एक्चुअल जानकारी है भी या नहीं, है ना। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब मैं हिंदी पढ़ा क्यों रहा हूँ, मेरा वैसे पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय एक मैंने कविता पढ़ी थी हिंदी में, और वो थी ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। ये एक कवि थे मुक्तिबोध, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, मुक्तिबोध, है ना। मुक्तिबोध एक कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी ब्रह्म राक्षस। उस कविता का क्रक्स ये था, वो कविता ऐसे विद्वान के बारे में थी जो बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ज्यादा ज्ञानी, लेकिन उसने अपना ज्ञान किसी को दिया नहीं। और अंत में क्या हुआ, जब वो मरा तो ब्रह्म राक्षस बन गया और एक कुएं में जाकर के बैठ गया और वहां पर जाकर के मंत्र अकेला अकेले पढ़ने लगा है, बड़बड़ाने लगा है, अकेला अकेला मंत्र बड़बड़ा रहा है। यानी कि उसका मतलब ये था कि मुझे इस तरह का ब्रह्म राक्षस नहीं बनना है। मतलब उसका मतलब था कि मेरे पास जो ज्ञान था, मुझे सारा ज्ञान मैं किसी को दे नहीं पाया, दे देता पूरा ज्ञान अपने समाज को,
सोसाइटी को, तो शायद मेरी ये हालत ना होती, मैं ब्रह्म राक्षस ना बनता, है ना। और इस कुएं में बैठ करके मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा होता, है ना। कुएं में जाकर के ऐसे बैठ जाता है, लगा रहता है मंत्र उच्चारण करने के लिए उस कुएं में। तो मुझे डर है इसी बात का कि कहीं मैं ब्रह्म राक्षस ना बन जाऊं, कहीं मैं भूत ना बन जाऊं मरने के बाद में, है ना। पता चले कि स्कूल की पानी की टंकी में ऊपर छत पे बैठ के ऐसे लगे हैं माला जपने के लिए, है ना। तो मुझे इसी बात का डर है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, अपने बच्चों को हिंदी का ज्ञान तो देना चाहिए, है ना। तो उसी को लेकर के ये तुम्हारे लिए क्लासेस शुरू कर गई हैं, ताकि मेरा ज्ञान आप लोगों तक पहुंच जाए, और इसको एकदम सहेज के रख जाऊंगा पूरा यूट्यूब पे, है ना। तो बाकी के बच्चे जो भी, अगर मैं ना भी रहूँगा तो कभी भी किसी का पढ़ने का मन होगा तो वो पढ़ता रहेगा, है ना। चलो फिर शुरू कर लेते हैं। कल से तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारा ये लेक्चर। 2 घंटे कल मैंने शाम को तैयार किया, 1 घंटे सुबह तैयार किया, तैयार करके पूरा नोट्स वोट्स बना करके तुम्हारे लिए कंप्लीट कर लाया हूँ, है ना। हाँ, पहले चैप्टर के मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं। अभी मैं तुम्हारा जैसे क्लास खत्म होगी मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, तो फ्री का ज्ञान भी आप लोगों को पूरी शिद्दत के साथ मिलेगा, है ना। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अभी तक हिंदी में 100 मार्क्स नहीं आए हैं। अगर आप लोगों ने ढंग से तैयारी कर ली तो हिंदी में आप लोगों के 100 मार्क्स आ सकते हैं। पर हाथों में इतना दूंगा, बस आप लोग उसको एग्जाम में लेके आना, है ना। अगर तुम एग्जाम में उसको लिख पाए तो मैं कह रहा हूं कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। हिंदी में 10वीं क्लास की जो बुक थी उसका नाम क्या था? है क्षितिज। और 11वीं क्लास में आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, उसका नाम होगा आरोह भागवन, है ना। तो अभी जो तुम्हारी हिंदी है उसका नाम है क्या? आरोह भाग 2, उसी की बड़ी बहन है, ठीक है। आरोह भागवन की आरोह भाग 2, है ना। हिंदी की शुरुआत तो बाद में करेंगे, एक लिटमस टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का, ठीक है। मतलब खेल लेते हैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा। 2-4 शब्द बोल रहा हूं मैं, आप लोग लिख के बताइए उनको। मैं आप लोगों को टेस्ट करना चाह रहा हूं कि जब हम लोग पहली क्लास में थे यूपीएससी के में, उस दिन क्लास में सर ने 3 वर्ड बोले थे, और कम से कम 1000 बच्चों की क्लास में से उन 3 वर्ड्स को कुछ ही बच्चे थे जो सही लिख पाए थे, है ना। सोचो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे उसको ठीक नहीं लिख पाए। आप तो 12th क्लास में है ना। देखते हैं आप लोग कितना सही लिख पाते हो, ठीक है। एक वर्ड लिखो उज्जवल, उज्जवल, और एक लिखो श्रृंगार, और एक लिखो अतिशयोक्ति। उज्जवल, श्रृंगार, अतिशयोक्ति, और एक लिखना कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। अब मैं हो गए, सबके हो गए? लिख दूं अब मैं इधर, है। एक अतिशयोक्ति ये रहा, एक अतिशयोक्ति ये रहा, एक अतिशयोक्ति ये रहा, एक अतिशयोक्ति ये रहा। बताओ ये वाला कितनों ने लिखा? किसी ने नहीं लिखा है? सही से देख ले पहले उसको, पक्का? मुझे भरोसा नहीं है। अतिशयोक्ति, ओके। और किसने लिखा ये वाला? है? नहीं लिखा? तूने लिखा? पक्का? बताइए। है? गलत है। और ये वाला कितनों ने लिखा? 1 2 3 4, ये एक ने लिखा, एक 4 ने लिखा है। और ये वाला कितनों ने लिखा? 2। और ये वाला कितनों ने लिखा? बाकी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, है ना।
तो मजे की बात यह है कि कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना, 17 बैठे हैं। 17 में से एक ही है जिसका सही है, बाकी सब गलत। है ना। उज्जवल किस किसने लिखा, उज्जवल और कैसे लिख सकते हैं इसको, उज्जवल को अपन उज्जवल चलो इन तीनों में से बताओ, ये वाला कितनों ने लिखा, पहला वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोगों ने ये लिखा। ये कितनों ने लिखा, ये नहीं लिखा किसी ने और ये वाला। और मजे की बात यह है कि यही सही है। मतलब किसी ने भी उज्जवल सही नहीं लिख पाया, है ना हिंदी नहीं, ये वाला सही है। यस। और क्या बोला था मैंने, श्रृंगार, श्रृंगार कितनों ने लिखा, श्रृंगार, 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 बस इन तीनों में से बताओ। पहला वाला कितनों ने लिखा, पहला वाला कितनों ने लिखा है, पहला वाला 1 2 3 और किसने लिखा, दूसरा किसने लिखा, दूसरा वाला 1 और तीसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 है। हाँ तो श्रृंगार ठीक ठाक लोगों ने सही लिख दिया है ना, 7 लोगों ने सही, 7 ही सही लिख पाए फिर भी उसको, है ना 17 18 में से। ये होता है श्रृंगार, है ना। आशीर्वाद भी लिख के बताओ जरा, आशीर्वाद, आशीर्वाद लिख लिया। चलो इन दोनों में से बता दो कौन सा सही है। ये वाला कितनों ने लिखा है, फर्स्ट वाला। अरे बाप रे बाप, इसमें तो बहुत छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही तो ये है। ये कितनों ने लिखा, बस एक नहीं सत्यानाश है, देख रहे हो। ये तो आशीर्वाद लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद थोड़ी ना ये, है ना। लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे बहुत कम वर्ड है ना, जिनमें से आधे वर्ड तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए, एक आध और होगा उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है जब पेपर देंगे आप लोग, एग्जाम में लिखेंगे, टेस्ट में लिखेंगे, तो इन सब चीजों के मार्क्स कटते हैं, है ना। तो आप लोग इस बर्तनी को शुद्ध करने की कोशिश करें, है ना। साल भर ये देखें कि कोई वर्ड मेरे से गलत हुआ, फिर मैंने बाद में उसको सही किया, फिर बाद में गलती नहीं होनी चाहिए उसको एक बार, है ना। बाकी हम यहाँ पर बताते रहेंगे जो कौन से वर्ड सही है, कौन से वर्ड गलत है, तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना है कि कौन से किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सब चीजों के, छोटी छोटी चीजों के मार्क्स कट जाते हैं ना।
है कवित्री, अच्छा कवित्री रह गया। कवित्री, 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 चलो इन तीनों में से बता दो कौन सा सही है। ये वाला कितनों ने लिखा ये? 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने ये लिखा है। ये वाला कितनों ने लिखा है? 1, और किसी ने? और तीसरा किसने लिखा है? 1। बाकी हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हर बार गलत हो जाता है। मजे की बात यह है कि बस एक का ही सही है, ये तीसरे वाले का। मान गए? हाँ, तो ये था तुम्हारा कवित्री, सही है ना। तो चारों गलत किस किस के थे? जिसने नहीं लिखे थे उसके चार। और चारों सही थे एक आध के? चारों सही तो किसी के नहीं थे, है ना। हाँ, तो ये आतंक मचाने वाले शब्द है ना, इनमें आप लोग जो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स है ना, उनको भी पूछोगे ना, वो भी लटक जाएगा इसमें। वो भी श्रृंगार को इस तरह से लिखता आया होगा जबकि लिखा ऐसे जाता है। वो अतिशयोक्ति को ये लिखता होगा जबकि लिखा ऐसे जाता है ना। किताबों में भी यही लिखा होता है, ये वाला, ये वाला। फिर सर आप कैसे सही बता रहे हो? भरोसा कर सकते हो, देख लो सर्च करके, कहीं भी ऐसे ही लिखा जाता है। चलो, तो हम लोग भयानक भयानक वर्ड्स को देख लिए हैं, है ना। अब अपन सिलेबस पर आ जाते हैं। जैसे ही आप लोग बुक को उठाओगे, बुक में आप लोगों को एक दिखाई देगा काव्य खंड, एक दिखाई देगा गद्य खंड, है ना। इसमें काव्य खंड और गद्य खंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, थोड़ा सा शुरू अपन करेंगे अभी। हिंदी है क्या? मातृभाषा है? हाँ, मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत से निकली है, ठीक है। और क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में, हिंदी के बारे में? हिंदी के बारे में आप क्या जानते हो, क्या है हिंदी? हिंदी हिंदी है सर, है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, है। पाकिस्तानी है। ये वो भाषा है जिसमें हम सोचते हैं, बोलते हैं, सपने देखते हैं, है ना। सारा सब कुछ हम किसमें करते हैं? इसी भाषा में करते हैं, हिंदी में। कि अंग्रेजी में भी सोचता है कोई? नहीं, सोचती है, सपने भी देखती है अंग्रेजी में, है ना। हमारी हंसी मजाक की भाषा, हमारी बोलचाल की भाषा क्या है? हिंदी है। कभी किसी को देखा है आप लोगों ने इंग्लिश में मजाक करते हुए? कोई नहीं करता। कितना ही बड़ा अंग्रेज हो, वो भी मजाक किसमें करेगा? हिंदी में, है ना। एक वर्ड होता है देखो, साहित्य। जैसे मैंने आपको बोला था, मेरा यूपीएससी ऑप्शनल लिटरेचर सब्जेक्ट था हिंदी साहित्य, है ना। हिंदी साहित्य, तो साहित्य का मतलब क्या होता है? स प्लस हित, सह प्लस हित, यानी कि सबका हित। इसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज को जानते हैं, है ना। जैसे जैसे उसका क्या नाम है तुम्हारा, इतिहास होता है, हर सब्जेक्ट का विषय का इतिहास होता है, एक, है ना। हर चीज का इतिहास होता है। वैसे ही जो तुम्हारी ग्रामर होती है, जो तुम्हारी भाषा होती है, उस भाषा के इतिहास को ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, है ना। और इस साहित्य में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? इस साहित्य में हम कवियों के बारे में और लेखकों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। उनके बारे में जो भी विचार आ रहे होते हैं, वो अपने विचारों को समाज के सामने रखते हैं। कोई पद्य के रूप में रखता है उसको, और कोई गद्य के रूप में रखता है। गद्य में विचार होते हैं, है ना,
और पद्य में तुम्हारे क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। क्या होती हैं, भावनाएं। आगे अपन पढ़ेंगे कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, कैसे बनते हैं ये सब, है ना। एक और होता है चंपू काव्य, है ना। एक होता है गद्य खंड, एक होता है पद्य खंड, एक और होता है चंपू काव्य, है ना। क्या होता है? ये होता है गद्य प्लस पद्य का मिश्रण, अरे दोनों मिलते हैं, है ना। गद्य प्लस पद्य का मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं, ना। चंपू चंपू बन गया दोनों का मिश्रण होकर के, है ना। तो हिंदी वो खिड़की है जिसके द्वारा अपन समाज के बारे में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसे इसमें एक चैप्टर आएगा भक्तिन, है ना, 12th क्लास की हिंदी में। उस भक्तिन चैप्टर में अपन समझेंगे कि समाज में महिलाओं को किस नजरिए से देखा जाता है ना। और उसमें मैं आप लोगों को इतना पढ़ाऊंगा, इतना समझाऊंगा कि बस फिर आप लोग एक पावरफुल महिला बन जाएंगे उसके बाद, है ना। उसके बाद एक और पढ़ेंगे इसमें चैप्टर बाजार दर्शन, है ना। बाजार दर्शन में हम आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि आज किस तरह से समाज में लोग उपभोक्तावादी संस्कृति के आदी हो चुके हैं, है ना। तो हिंदी क्या है, हिंदी साहित्य क्या है, समाज का दर्शन, समाज का दर्पण। समाज को अपन देखते हैं इसमें कि समाज कैसा दिखाई देता है, समाज में जो चल रहा होता है उन्हीं में से। जैसे हम लोग समाज में रह रहे हैं, हम लोगों में से कोई, किसी को लिखने का बहुत शौक है, किसी को गाने का बहुत शौक है। तो जिसको गाने का बहुत शौक है वो क्या लिखेगा, पद्य लिखेगा, कविताएं लिखेगा, शायरी लिखेगा। और जिसको लिखने का बहुत शौक है, सोचने विचारने का, वो क्या लिखेगा, गद्य लिखेगा, है ना। वो कहानियां लिखेगा, निबंध लिखेगा, है ना। वो ये सारी चीजें लिखेगा, उपन्यास लिखेगा। तो अपन पढ़ेंगे इनमें ये सारी चीजें आगे ग्रामर में। लेकिन अपन ग्रामर को बाद में शुरू करेंगे, पहले अपन शुरू करेंगे पद्य खंड को। किसको, पद्य खंड को, ठीक है। हाँ, जानना है आप लोगों को गद्य कैसे बनता है, पद्य कैसे बनता है। छोड़ो, क्या करोगे जान के, है तुम्हारे काम का नहीं है। जैसे एक पंक्ति है, मैं अपने मन का गान करता हूं। मुझे बताओ आप लोगों को पढ़ करके इसको पद्य लग रहा है कि गद्य लग रहा है। मैं अपने मन का गान करता हूं, गद्य लग रहा है ना। तो गद्य क्या होता है, गद्य तुम्हारा व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ होता है ना। लेकिन अगर तुम व्याकरण के नियमों को भंग कर दो तो तुम्हारा वही चीज क्या बन जाती है, पद्य बन जाती है ना। अगर इसी पंक्ति को मैं इस तरह से लिख दूं, करता हूं मैं अपने मन का गान। अब पढ़ के देखो अब कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया, एक कॉमा लगा दिया है। करता हूं मैं अपने मन का गान, है ना, है। तो इसी पंक्ति को हमने बस व्याकरण के नियमों को भंग करके दूसरे टाइप से लिख दिया है। अब इसमें थोड़ी सी क्या आ गई है, ले आ गई है। तो यही तुम्हारा क्या बन गया, पद्य बन गया, है ना। चलो छोड़ो, अपने बहुत ज्यादा काम का नहीं है ना। पहला चैप्टर है तुम्हारा हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, और उसमें दो कविताएं हैं तुम्हारी। एक आत्मा परिचय है, एक गीत है, ठीक है। और इसमें काल काव्य खंड में बता रहा हूँ आप लोगों को पहले चैप्टर में, ना। इसमें कितने चैप्टर तुम्हारे टोटल, 9 चैप्टर हैं इसमें। इस किताब में 9 चैप्टर काव्य खंड में, और गद्य खंड में तुम्हारे कितने हैं, 6 चैप्टर हैं। तो टोटल कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं तुम्हारे इसमें, 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर तो 17-19 चैप्टर हो रहे हैं दोनों। 18-19 क्यों हो रहे हैं? अच्छा, उसमें होंगे फिर बितान में कुछ चैप्टर है ना, 4 हैं। तो 15 4 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 19 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। और अपन देखते हैं कि 19 चैप्टरों को आज हमें पता चल जाएगा पढ़ने के बाद कि एक चैप्टर में हमें कितना टाइम लगेगा पढ़ के, ठीक है। उस हिसाब से 19 चैप्टरों में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि 1 महीना लगना चाहिए, यानी कि हमें 30 दिन लगना चाहिए, ठीक है। 30 दिन, 30 संडे, है ना। वैसे 30 संडे से कम ही लगेंगे, हम आराम से खत्म कर लेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद बचेगी तुम्हारी ग्रामर। ग्रामर को भी निपटा देंगे ऐसे ही 15-20 दिन में। 2 घंटे में बहुत पढ़ाई होती है। आज तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसलिए थोड़ा टाइम खराब हो रहा है ना, नहीं तो अगले संडे से टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है। हिंदी आप लोगों के पास है कि नहीं, है ना।
बुक नहीं है, बुक ही नहीं है तो बुक तो लो भाई, बुक बिना बुक के कैसे काम चलेगा? बुक ले लो, ठीक है। चलो देखो अपन चैप्टर पे आते हैं। तुम्हारा पहला चैप्टर है आत्म परिचय। इसको लिखा है हरिवंशराय बच्चन ने। आप लोगों ने नाम सुना है अभिषेक बच्चन, है ना? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, है ना? सब जानते होंगे उस बुड्ढे को तो, है ना? हाँ, नवरत्न वाला, खोपड़ी में तेल लगा एकदम वो ठंडा वाला। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, है ना? तो उसी के पापा हैं कौन? हरिवंशराय बच्चन। तो वो एक कवि थे। कौन थे? कवि। हाँ, बाप बेटा फिल्म एक्टर बनाएगा हाँ, तो उन्हीं के पिताजी हैं, ठीक है। जैसे आप लोग किताब खोलोगे, किताब में आपको सबसे पहले ये दिखेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये कौन है? ये हमारे भारत का अंतिम रूलर था, है ना? अंतिम शासक था। उसके बाद तो हमें आज़ादी मिल गई थी, है ना? तो बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम शासक भारत का, है ना? और इसने 1857 की क्रांति में इंडिया की तरफ से योगदान दिया था, है ना? तो इसलिए इसके सम्मान में, है ना, ये कविता इसमें क्या करी गई है, कुछ लाइनें उसकी लिख दी गई हैं, ठीक है। उसी की लाइनें लिख दी गई हैं जब वो अंग्रेजों ने उसको यहाँ से उठा करके रंगून भेज दिया था, जेल में डाल दिया था। रंगून यानी कि यहाँ पर, है ना, ये जो तुम्हारा म्यांमार दिख रहा है, म्यांमार, तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस म्यांमार को पहले रंगून बोला जाता था, तो वहाँ पर रंगून की जेल में ये डाल दिया था इसको। वहीं पर जेल में उसने ये कविता लिखी थी। तो उस कविता को यहाँ पे एनसीईआरटी में उसके सम्मान में डाल दिया गया है 1857 की क्रांति में, चूंकि इसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, इसलिए, ठीक है, 150 साल होने के उपलक्ष्य में, है ना। तो इस कविता के बारे में अपन को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, है ना? बता देता हूं थोड़ा सा फिर भी, ठीक है। अच्छा, कविताएं जो है वो कौन लिखता है? कवि। कवि कौन होते हैं? हर कोई कवि बन सकता है क्या? है? कविता पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक है। नहीं सर, उसको लिखना, उसको सही पॉइंट बनाना। हम देखना एक चीज पर नोटिस करेंगे, हम जितने भी कवियों के बारे में पढ़ेंगे उन कवियों की जो पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा था, है ना। और ज्यादातर कवियों को आप लोग देखेंगे कि सब प्रेम रोगी थे, है ना। टोटली सब किसी ना किसी के प्रेम में पड़े हुए थे, सब धोखा खाए हुए व्यक्ति थे ये, है ना। तो आप लोग देखें, मतलब दुख कई तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी ने अपनी प्रेमिका से या बीवी से ही धोखा खाया था, है ना। बच्चों के साथ में भी, बच्चों से जुड़ा हुआ प्रेम, देश से जुड़ा हुआ प्रेम, किसी भी चीज से प्रेम हो सकता है ना। तो हाँ, तो उस तरह के प्रेम प्रसंग में पड़े हुए थे, है ना। तो वही व्यक्ति है, आप लोग भी सोचो ना, एक मेरे जैसा व्यक्ति कविता कैसे लिख सकता है जिसको कभी किसी से प्यार ना हुआ हो और किसी का दिल ना टूटा हो? कैसे उसके अंदर से आवाज निकलेगी दिल से, है ना? निकल सकती है? नहीं निकल सकती। लेकिन एक टूटा हुआ आशिक, मारा हुआ, है ना, किसी का तड़पाया हुआ, अब वो कहीं जा करके कहीं बैठेगा तो उसके अंदर से अलग ही जवाब, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मेरे साथ ये हो गया, फलाना ढमकाना। और फिर उसके अंदर से वो फूटेगा ना, वो जो उसके अंदर से निकल रहा है, फूट रहा है, इस समय रो रहा है, चिल्ला रहा है, वही है कविता, है ना। तो कविता अंदर से क्या होती है? फूटती है। ऐसे नहीं कि आप सोच करके बैठने, आपका मन हो रहा है कविता लिखने का और कविता लिख दूं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं लिख पाओगे आप लोग कविता, है ना। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती। कविता तो अचानक से क्या होती है? फूटती है। हमने कोई चीज देखी और कविता हमारे मन से क्या हुई? फूटी। एक कवि लोग बड़े वैसे होते हैं, हमेशा अपने उसमें जेब में डायरी और पेन रख के चलते हैं, साथ में साइकिल चल रहे होंगे, साइकिल पर चल रहे होंगे तो डायरी पेन उनके जेब में होगा, है ना। जैसे उनको कोई अजीब सी चीजें दिखी हो, कुछ लगा उनके, तुरंत माइंड में कुछ आया, वो साइकिल को वहां फेंकेंगे, पहले उसको लिखेंगे। क्योंकि कविताएं क्या होती है? एकदम से आती हैं और फिर वो चली जाती हैं।
अगर जब निकल रही है, फूट रही है वो दिल से, तब तुमने उसको नोट नहीं कर पाया तो फिर तुम सोचोगे घर पे जाके लिख लूंगा अब तो, तब तक तो भूल जाएगा क्या मन में आया था, पता ही नहीं है ना। तो कविता ऐसे लिखी जाती है ना। और हाँ, और गद्य क्या है? गद्य विचारात्मक होता है। इसको आराम से ठंडे दिमाग से सोच सोच करके क्या होता है, लिखा जाता है ना गद्य को। तो अपन को क्या करना है, ये जो कविता दी गई है इसमें, इसकी क्या नाम है, बहादुर शाह जफर की, वो एक गजल है। क्या है? गजल। इस कविता में उसका दर्द, उसका वैराग्य और उसका प्रेम प्रसंग को क्या किया गया है, बताया गया है शब्दों में कि किस तरह से एक कविता में अपन अपने पूरे दर्द को पिरोया जा सकता है ना। जैसे आप इस कविता की, आप इस गजल की पहली लाइन पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, उम्र दराज मांग के लिए लाए थे 4 दिन। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, यानी कि हम लंबी उम्र मांगकर सिर्फ 4 दिन की जिंदगी लेकर के आए थे। वो कहना चाह रहा है कि हम जब हमारा जन्म हुआ था तो लंबी उम्र मांग करके आए थे कि इतनी लंबी उम्र होगी हमारी, लेकिन जिंदगी रहेगी कितने दिन की, 4 दिन की, है ना। जिसमें से 2 दिन इच्छाओं में बीत गए और 2 इंतजार में। जिंदगी 4 दिन की रह गई, 4 दिन में से भी 2 इच्छाओं में निकल गए और 2 निकल गए किसमें, इंतजार में। लो, है ना, बेचारा दुखी है ना। क्या हो रहा है, एक और है इसमें लाइन, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, है ना। अच्छा देखो, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, जमीन। इसको क्या पढ़ोगे, इसको अपन नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। कोई अंतर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे नुक्ता है। इसको अपन बोलते हैं जमीन। क्या बोलेंगे, जमीन। और इसको क्या पढ़ेंगे, जमीन। तो उर्दू में ये नुक्ता का वर्ड क्या होता है, इस्तेमाल होता है ना। तो जमीन पढ़ेंगे इसको, जमीन, जमीन ऐसे करके, है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, यानी कि जफर कितना बदकिस्मत है कि उसे अपनी ही मातृभूमि में 2 गज जमीन दफनाने के लिए नहीं मिल पाई। सोचो कहाँ था वो, उधर म्यांमार में था, म्यांमार में जेल में बैठा हुआ है और वहीं उसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। वो कह रहा है कि मुझे दफनाने के लिए अपने देश में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो पाई, अपने देश में यानी कि भारत में, है ना। ये लाइन बताती है कि वो कितना बेघर था और उसको अपनी मातृभूमि से कितना प्यार था, है ना। इसीलिए उसके सम्मान में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इस कविता को इसमें, इस गजल को इसमें क्या किया गया है, डाला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पर। ठीक है, अब हमारा चैप्टर आ गया हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं ना। हाँ, पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद हम इनका कहानी, है ना, जो भी इन्होंने कविता लिखी थी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसमें, जैसे सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय है, कवि परिचय है, वो इसी साल पूछा गया था पेपर में ना। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, भाव पक्ष लिखना होता है, कला पक्ष लिखना होता है और साहित्य में स्थान लिखना होता है। और बच्चों को लिखने में होती है इनको तकलीफ। तो मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिसको आप लोग सारे कवियों पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक कवि का याद कर लो, सबका उसी में पूछ दो, बस नाम बदल बदल के। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके, है। हाँ, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, 2-4 चीजें ऐसी बता दूंगा, बस उन्हीं को घुमा घुमा के लिखते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, जीवन परिचय। 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1907 इलाहाबाद में, है ना। और आप लोग एक चीज और नोटिस करना यहाँ पे ना, जितने भी कवि है ना, वो सारे के सारे कवि यूपी से मिलेंगे।
अभी तो कोई इलाहाबाद यूपी से, मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। है ना, यूपी में ही देखने को मिलेंगे सारे के सारे कवि, देखना ज्यादातर, है ना। यूपी में ज्यादा दुखियात देखो तुलसीदास यूपी से, सूरदास यूपी से, कबीर भी उधर के ही हैं शायद कहीं के, कबीरदा है ना। यूपी के ही है। तो बहुत सारे कवि हैं यूपी के ही हैं, पता नहीं कौन सा पानी पीते थे लोग दुखियात वाली यूपी की गंगा नदी का। गंगा नदी के किनारे सही कह रहे हैं। 2019 के बाद शिक्षा व कार्य। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो आप लोगों को सारी चीजें उसमें नोट्स में मिल ही जाएंगी, हम समझा देते हैं, आप लोग नोट से इसको चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। हाँ तो चैप्टर को देखना, नोट से तो हो जाएगा हैं, ताकि हमारा नोट करने का टाइम बच जाएगा और हमारा थोड़ा हिंदी जल्दी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसको समझाओ। हाँ मैं आप लोगों को बस समझा देता हूँ, ठीक है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे। प्राध्यापक मतलब वो जो तुम्हारा कॉलेज था इलाहाबाद का, यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे। कौन थे? प्रिंसिपल, ठीक है। और हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने विदेश मंत्रालय में भी काम किया है। जैसे हमारे सरकार का एक मंत्रालय होता है विदेश मंत्रालय, है ना, तो विदेश मंत्रालय में ये एक हिंदी विशेषज्ञ थे, तो हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने क्या किया है, वहां पर काम किया है, ठीक है। और इनका निधन हो गया था कब? 2003 में। कब हो गया था? 2003 में। निधन 2003 में, ठीक है। 96 साल जी। हिंदी विशेषज्ञ थे, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। और ये जो तुम्हारा कविता है जो ली गई है आत्म परिचय, ये इनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। किससे? निशा निमंत्रण से। ये जो आत्म परिचय उठाया गया है चैप्टर, वो कहाँ से उठाया गया है? इनका एक काव्य संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, उसका नाम है निशा निमंत्रण। उसमें से ये कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ठीक है, 12th क्लास के। और इन्होंने एक डायरी भी लिखी थी, जिस डायरी का नाम था प्रवासी की डायरी। किसकी डायरी? प्रवासी की डायरी, ठीक है। ये सब डाल देना। उसके बाद आता है भाव पक्ष, उसके बाद फिर आता है तो इनका क्या? कला पक्ष, है ना। तो इनको थोड़ा ठीक से समझ लो कि भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष क्या है ना। चाहो तो इसको नोट कर लेना, है ना, मैं थोड़ा नोट करा दूंगा। भाव पक्ष आ गया है ना। भाव पक्ष में अपने को क्या लिखना होता है कि क्या कहा गया है, वो लिखते हैं अपन भाव पक्ष में। मतलब कवि के मन में कौन कौन से भाव थे और कविता क्यों लिखी गई थी, उसका क्या विषय था, उसको अपन लिखते हैं किसमें? भाव पक्ष में, है ना। यानी कि कवि के मन के भाव तथा कविता के विषय के बारे में। जैसे अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कवि के भाव पक्ष में आप लोग ये 3 चीजें ऐड कर दो, है ना, उसका भाव पक्ष हो जाएगा। किसी भी कवि का लिखो, उसका प्रमुख रस क्या है, जो उसने कविता लिखी है वो उसमें कौन से रसों का उसने इस्तेमाल किया है ना। वीर रस का किया है, करुण रस का किया है, श्रृंगार रस का किया है ना, अद्भुत रस का किया है ना, वात्सल रस का किया है, कौन से रस का उसने यूज किया है, ठीक है। आप मुख्य विषय के बारे में लिख सकते हो, उसमें बता सकते हो कि इसने इसमें प्रकृति के बारे में बताया है, इसमें इसने देश प्रेम के बारे में बात की है, या फिर इसने मानवता के बारे में इसमें बात की है, या कोई रहस्यवाद इसके उसमें छुपा हुआ है ना, उसके बारे में बात की है। तो ये सब चीजें बता सकते हो। अंत में उसी पैराग्राफ में भाव पक्ष में आप बता सकते हो कभी ये संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से, ठीक है। तो ये किसी भी कवि के बारे में अगर आप भाव पक्ष लिखो तो इन बातों को उसमें शामिल कर दो, ठीक है। और कला पक्ष में क्या लिखोगे आप लोग? कला पक्ष, कला पक्ष का मतलब होता है कैसे कहा गया है, कैसे यह कविता का
यह कविता का बनावट या तकनीकी पक्ष है। इसमें आप लोग लिख सकते हो उसकी भाषा कैसी है। तो आधुनिक कवि जितने भी हैं उनकी भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ज्यादातर की, है ना, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। तो अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए कि इसकी भाषा कैसी होगी तो सबके बारे में यही लिख दो, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। जब कुछ नहीं आ रहा पल्ले पड़ रहा तो उसकी बता रहा हूं, लिख दो इसी को, गलत तो नहीं लिख रहे ना आप, कुछ ना कुछ तो देगा नंबर, और हो सकता है वो पूरे नंबर दे दे, है ना। अलंकार कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं इसमें, है ना, उनके बारे में आप लोग लिख सकते हो, अलंकारों के बारे में, ठीक है। और शब्द शक्ति के बारे में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना, शब्द शक्ति के बारे में भी लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना कैसी है ना, अभिधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है, ये हमारी ग्रामर की चीजें हैं। अपन जब ग्रामर पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे, अलंकारों को, शब्द शक्तियों को, ठीक है, भाषा वगैरह को, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। साहित्य में स्थान जब भी आप लोग लिखो सब कवियों के बारे में लिख दो। अब सबने योगदान तो दिया ही है ना, कुछ ना कुछ, इसने कमाल कर दिया है, फलाना कर दिया है, ढमकाना कर दिया है ना, और इनको हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ करेंगे, है ना। तो ऐसे लिखो हर कवि के बारे में, स्मरणीय रहेंगे। अब देखना इस लाइन को तुम किसी में भी चिपकाओ, है ना, किसी भी कवि का तुम लिख रहे हो साहित्य में स्थान, किसी भी कवि के लिए इसको चिपका दो, सही है, एकदम सेफ, सब पर चलेगा ये। एक का याद कर लो, सब में लिख दो। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बस कवि का नाम चेंज करना है आप लोगों को ना, फलाना ढिमकाना ने जी का स्थान सर्वोपरि है, और अपनी विशिष्ट भावधारा और कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण आप सदैव स्मरणीय रहेंगे, है ना। तो सब में लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम्हें इतने सारे कवियों के बारे में अलग अलग लाइन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। चलें घुस लें अब इसमें अंदर। ये इनका जीवन परिचय हो गया, ठीक है, हुआ नहीं है, कराया नहीं है मैंने, वो नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मेट बताया है कि किसी भी कवि का जीवन परिचय अगर आपको लिखना है तो उसमें ये बातें क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। तो हटा दूं इसको। ये जो कवि हैं वो छायावाद के कवि हैं। किसके कवि हैं? छायावाद के, है ना। अपन कविता में जब अपन हिंदी साहित्य का काव्य खंड का इतिहास पढ़ेंगे आगे चल करके, तो उसमें अपन कुछ कालों के बारे में पढ़ते हैं ना, कि छायावाद कब चला था, है ना, उत्तर छायावाद कब रहा था, और ये तुम्हारा वो है भक्ति काल कब था, है ना। तो वो सारे अपन, है ना, प्रगतिवाद, है ना, छायावाद, रीतिकाल, है ना, रीतिकाल में भी कवि रहे थे। तो उनमें से एक समय था कौन सा? छायावाद। तो छायावाद के कवि थे कौन? जयशंकर प्रसाद कहाँ जावे? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हाँ, तो ये समय इनके जीवन का कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जैसे आता ना सबके जीवन में दुख आता है, वैसे इनके जीवन में भी ये थोड़ा दुखद भरा समय था। इनकी पहली बीवी थी, उस बीवी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, है ना। हाँ, चल बसी। तो हाँ, उनका नाम था श्यामा। श्यामा। तो उस अकेलेपन और वेदना के दौर में इन्होंने कविताएं लिखी, और आप लोग देखेंगे उन सारी कविताओं में इनका जो प्रेम था, दर्द एकदम से उसमें झलकता हुआ दिखाई देता है। अभी अपन इस कविता को भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितना दर्द इनकी कविता में उसमें है, उनकी पहली पत्नी के प्रति दिखाया गया है और बताया गया है ना। इन्होंने इस समय एक काव्य संग्रह लिखा था, निशा निमंत्रण। कौन सा काव्य संग्रह? निशा
निमंत्रण, है ना। तो निशा निमंत्रण से ही ये कविता क्या करी गई थी, उठाई गई थी, ठीक है। परेशान हो गई। और इस कविता को लिखने का कारण था इनका कि दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है किसको जानना, खुद को जानना, है ना। दुनिया को तो इंसान आसानी से जान लेता है, लेकिन खुद को पूरी जिंदगी भर ठीक से नहीं जान पाता है कि मैं खुद क्या हूं। तो ये कविता उन्होंने अपने खुद के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए क्या करी थी, लिखी थी, है ना। वो समाज को बताना चाह रहे थे कि समाज के साथ मेरा रिश्ता किस तरह का है ना। खट्टा भी रहा है और मीठा भी रहा है। पढ़ के पता चलेगा कि खट्टा मीठा इसमें क्या था, ठीक है। चलो इनके संदेश को तो बाद में देखेंगे, पहले कविता पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास तो बुक है नहीं, कैसे देखोगे, हैं? देखो कवि कह रहा है क्या, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, ठीक है। ताली हो जाओ। वाह 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 वाह। तो कवि कहते हैं कि उनके ऊपर सांसारिक जिम्मेदारियां हैं। क्या है, सांसारिक जिम्मेदारियां। देखो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, भार का मतलब क्या, जिम्मेदारियां, क्या जिम्मेदारियां, है ना। देखो क्या कह रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, यानी कि दुनिया में इतनी सारी कठिनाई है, फिर भी मेरे जीवन में सबके लिए क्या है, प्यार है ना। वो कहते हैं कर दिया किसी ने, बात क्यों कर रहे हो, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, वो है ना सितार, वायलिन, जैसे फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, वो ऐसे बजाते रहते हैं उसको, गिटार, है ना। हाँ गिटार, तो हाँ सितार गिटार एक ही बात है। सितार थोड़ा अलग होता है, गिटार थोड़ा अलग होता है, लेकिन होता कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो वो अपने जीवन को सितार जैसा मानते हैं। कैसा मानते हैं, सितार जैसा, है ना। वो कहते हैं जैसे सितार को छू करके एकदम झंकृत कर देते हैं, जैसे अपन सितार के तार को छुएंगे एकदम झंझना जाएगा वो, है ना। वैसे ही वो कह रहा है कि मुझे भी किसी प्रिय ने छू करके मेरे शरीर को, मुझको एकदम क्या कर दिया है ना। सुन्न हो जाता है छू करके। किसी लड़की ने छू करके सुन्न किया था तेरे को। अच्छा कह रहा है, उसने क्या किया, संगीत प्रेम से भर दिया उसके शरीर को, है ना। वे उसी प्रेम की यादों के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। तो क्या लिखा है, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, यानी कि सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं का मतलब जो उसकी यादें पहले कभी रही थी किसी के साथ क्या, उसकी पत्नी के साथ, है ना, जो उनकी पत्नी मर चुकी थी, तो उन्हीं पत्नी की याद में वो क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग में पूछ रहा उनको जो जग को गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। यानी कि कभी कहते हैं कि प्रेम रूपी मदरा, ध्यान रखना, ये जो स्नेह सुरा है, स्नेह सुरा, ये तुमसे ओटी वगैरह में कहीं पूछ लिया जाएगा, स्नेह सुरा का मतलब क्या होता है, तो प्रेम रूपी मदरा, क्या होता है, प्रेम रूपी मदरा, है ना, के नशे में मस्त रहते हैं। यानी कभी कहता है कि मैं तो अपने प्रेम रूपी मदरा के नशे में कैसे रहता हूं, मस्त रहता हूं, है ना। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है ना। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, लिखा ना, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, यानी कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं तो अपने प्रेम में मस्त हूं, तो मस्त हूं, है ना। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लिखा है ना। जग पूछ रहा है उनको जो जग को गाते, यानी कि मैं उसी को पूछूंगा, मतलब अगर मेरी कोई चापलूसी करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, पूछूंगा हालचाल, भाई कैसा है क्या नहीं है ना। अगर तुम किसी का काम कर दोगे तो तुम्हारे बारे में कोई पूछ लेगा, नहीं तो तुम किसी का काम नहीं आओगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, है ना। नेताओं को कौन पूछता है ना, नेता मतलब किसको पूछते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं,
है ना, जो उनके जैसे ही नेता आया तुरंत माला डालने पहुंच गए, तुरंत पैर में सलाम ठोक रहे हैं, सर 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 कर रहे हैं, है ना, साफा बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको पूछते हैं वो नेता, हम तुमको नहीं पूछेंगे, है ना, बिल्कुल भी। हाँ, तो आगे लिखा है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लिखते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, जो उनके मन में आ रहा है अपनी उसी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके वो क्या कर देते हैं, कविता को लिख देते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं, कभी अपने हृदय के भावों और प्रेम रूपी भेंट यानी कि उपहार को लेकर दुनिया में घूमते हैं। कह रहा है ना, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब क्या होता है, भाव। क्या भाव, मैं यानी कि मैं अपने भावों को संसार में लेकर के क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, है ना, दुनिया में लेकर के घूम रहा हूँ। और भाव क्या है, प्रेम रूपी उपहार, ठीक है, भेंट। फिर आगे कह रहा है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी कि उन्हें भौतिकवादी संसार अधूरा और नीरस लगता है क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है। भौतिकवादी संसार का मतलब आप लोग देखेंगे, लोगों को कार चाहिए, आईफोन चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, फलाना ढिमकाना, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी में प्रेम रेम नहीं होता है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भौतिकवादी संसार, है ना, अधूरा और नीरस लगता है क्योंकि इसमें प्रेम की कमी होती है। इसी को अपन बोलते हैं भौतिकवादी संसार, है ना, जो भौतिक दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, जो दिख रहा है उसके पीछे पड़ा हुआ है ना। फिर कह रहा है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी कि इसलिए वे अपनी कल्पनाओं के एक सुंदर और प्रेम पूर्ण संसार में मगन रहते हैं। उनकी कल्पना है एक प्रेम पूर्ण संसार की, उसी में वो क्या करते हैं, मगन रहते हैं। आगे है तुम्हारा अगला पैराग्राफ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यानी कि कवि के हृदय में विरह और प्रेम की अग्नि जल रही है। विरह यानी कि है किसी से अलग हो जाने का दुख जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, विरह, है ना। तो कवि के हृदय में विरह और प्रेम की अग्नि जल रही है क्योंकि उनको दुख है किसका, उनकी पत्नी के खो जाने का, और उनसे प्रेम भी था उनको, तो उसी को लेकर के हृदय में क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। ठीक है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, है ना। वो क्या कह रहे हैं, वे जीवन के सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो रहते हैं कैसे, खुश। अगला है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी कि जहां दुनिया इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कर्मों और साधनों की नींव बनाती है, वहीं कभी इस संसार की लहरों पर मस्ती के साथ रहना पसंद करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ने आए हैं, या मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी जो नैया है वो क्या करनी है, पार लगानी है। 2-4 पैसे मिल जाएंगे, उससे अपना जीवन काट लूंगा। आप लोग भी इसी उम्मीद से पढ़ रहे हो कि आगे चल करके, है ना, हमारी भी एक लाइफ होगी, हमारे बीवी बच्चे होंगे, है ना, और उनको सबको संभालना होगा, देखना होगा, उससे कैसे पार पाएंगे। तो पूरा संसार लगा है पैसे 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 कमाने में, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मौज में मस्त है ना, अपनी ही मौज में मस्त है। आगे, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि के मन पर, यौवन का मतलब समझते हो, यौवन का मतलब जवानी, क्या जवानी, वो उसी की बात कर रहे हैं ना। तो कवि के मन पर जवानी का जोश सवार है, कह रहा है ना, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि जवानी का जोश लेकर के घूम रहा है, सवार है। फिर कह रहा है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस जोश के पीछे गहरा दुख भी है। अवसाद का मतलब क्या है, दुख, है ना।
किसी प्रिय की यादें उन्हें बाहर से तो हंसाती हैं। क्या लिखा है? जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि जिस, क्या है, देख कहाँ हाथ कहाँ जा रहा है उसका। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि किसी प्रिय की यादें उन्हें बाहर से तो हंसाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको क्या कर रही हैं, है ना, रुला देती हैं, है ना। यहाँ कवि के जीवन के विरोधाभास को दर्शाया गया है। यानी कि कवि के जीवन में विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब रो भी रहा है, हंस भी रहा है ना, खुश भी, दुखी भी है और खुशी भी है। ठीक है, इस तरह का। क्या हो गया? मिक्स वेज हो गया। मिक्स वेज हो गया, सही कह रही है। आगे देखो क्या लिखा है? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। इन पंक्तियों को ध्यान से सुनते रहना। क्यों? क्योंकि ये पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए आ सकती है पेपर में, ना। कोई भी 4 पंक्तियां इनमें से उठा के दे देगा, पूछेगा बताओ ये पंक्तियां कौन से चैप्टर से ली गई हैं। हम इनकी व्याख्या अलग से नहीं करेंगे कि अलग से तुम्हें व्याख्या करना सिखाई जाएंगे। ये जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अभी की जा रही है पंक्तियों की, उसी को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और भाई आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यानी कि दुनिया में बहुत से लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है। बहुत से लोग ईश्वर की खोज में निकले कि ईश्वर है कि नहीं, साबित करने में उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, और एक की नहीं कई लोगों की जिंदगियां निकल गई, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए कि ईश्वर के बारे में सत्य क्या है ना। कोई ये साबित नहीं कर पाया कि आत्मा होती है कि नहीं होती है ना, है? हाँ, तो कोई साबित नहीं, सबूत नहीं है ना इनके, क्या सत्य है, कोई सबूत नहीं है इनके। भगवान है कि नहीं, भूत है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे तो कभी नहीं लगता। बताओ कहाँ जाना है, बताओ कहाँ जाना है, मेरे को बता दो कहाँ जाना है, वहां चला जाऊंगा, जहाँ भूत हो वहां चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें लगता हो कि हमारे गांव में यहाँ पे भूत रहते हैं, ठीक है, मैं जाऊंगा वहीं खाना खा के आऊंगा, बैठ के आराम से पार्टी करके। ठीक है, हाँ मन का भूत है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो देखो आगे क्या कह रहे हैं? नादान वही है हाय जहां पर दाना। यानी कि कभी कहते हैं कि जहां समझदार और ज्ञानी लोग यानी कि दाना होते हैं, वहीं नादान लोग भी होते हैं, जो मोह माया के चक्कर में फंसे रहते हैं, है ना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। यानी कि वो कह रहे हैं क्योंकि ये जानते हुए भी लोग सांसारिक लालच में पड़े हैं, कभी अब उस सांसारिक ज्ञान को भूलकर अपनी अंतरात्मा का मार्ग सीख रहे हैं। यानी कि जहां पर लोग बाग उस सांसारिक सुखों में पड़े हुए हैं, बीबी बच्चे फलाना ढिमकाना, ये सब, मैं उन सब से क्या हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, है ना। और इन सब सांसारिक ज्ञान को भूल करके अपनी अंतरात्मा का मार्ग सीख रहा हूँ। ठीक है, आगे वो कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि वो कह रहे हैं कभी और इस संसार के बीच कोई मेल नहीं है, कभी का स्वभाव और दुनिया का स्वभाव बिल्कुल अलग है। यानी कि कभी दुनिया किसी अलग टाइप की है और मैं एकदम अलग टाइप का हूँ। दुनिया जिस धरती पर धन दौलत इकट्ठा करने में लगी रहती है, कभी अपने आत्मसम्मान और आदर्शों के कारण
उस भौतिकवादी सुख को हर कदम पर ठुकरा देते हैं। वे अपनी कल्पना में हर रोज एक नई दुनिया बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ठीक है, सुनते रहना, अभी क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर ओटियां नहीं बता पाए, क्वेश्चन आंसर नहीं बता पाए तो कूट दूंगा फिर अच्छे से। हाँ, आगे वो कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब कभी कहते हैं कि उनके रोने में भी एक गीत यानी कि राग छिपा है ना, लिखा है ना, मैं निज रोदन, रोदन का मतलब रोदन यानी कि रोने में, राग लिए फिरता हूँ, राग का मतलब है एक गीत, वो जब रोते हैं तो वो भी एक गीत बन जाता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कि उनकी वाणी भले ही कोमल और शीतल हो, लेकिन उसमें विचारों की क्रांतिकारी गर्मी है, यानी कि आग है। हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, उनके पास प्रेम की जो यादें हैं, भले ही वे एक खंडहर की तरह टूटी हुई हैं, लेकिन वे इतनी कीमती हैं कि उन पर राजाओं के महल भी कुर्बान किए जा सकते हैं। यानी कि प्रासाद, प्रासाद को क्या बोलते हैं? महल बोलते हैं। राजा का महल को क्या बोला जाता है? प्रासाद। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना आर्ट्स में, हिस्ट्री के क्लास में, है ना, प्रासाद के बारे में, है ना। हाँ, आगे वो कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यानी कि जब कभी दुख शब्दों के रूप में बाहर आता है तो दुनिया उसे गाना समझती है नहीं। कभी बेचारा दुख से भरा हुआ है, रो रहा है, प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ है, एकदम से उसने रोया और दुनिया ने उसको लिख लिया। दुनिया उसको समझ रही है कि कभी तो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, शायरी लिख रहा है, कविता लिख रहा है। वो कह रहा है भाई मैं रो रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही रोता हूँ, है ना। तो मैं जिस तरह से रोता हूँ, दुनिया उसको क्या समझ लेती है? गाना समझ लेती है ना। जब वे अपनी पीड़ा में तड़प कर कविता लिखते हैं तो लोग उसे छंद बनाना कहते हैं। यानी कि वो जब तड़प करके, है ना, कविता लिखता है तो लोग कहते हैं कि देखो कितना बढ़िया छंद बना दिया। मैंने कहा था ना, कवि ऐसे नहीं बनते, है ना। कवि वही बनते हैं जो प्रेम के एकदम से टूटे हुए लोग हैं। बहुत ही टूटा हुआ व्यक्ति है ये प्रेम प्रसंग का, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं जब कविता लिख रहा हूं तो लोग सोच रहे हैं कि कितना सोच समझ के लिखता होगा, कि कितना बढ़िया छंद लिखा है, जबकि मैंने कुछ सोचा समझा ही नहीं था, ऐसा कुछ, है ना। अपने आप ही वो क्या हो गया? लिख गया। वो कह रहे हैं, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, कभी चाहते हैं कि दुनिया उन्हें केवल एक कवि के रूप में ना देखे, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, बल्कि एक ऐसे दीवाने के रूप में देखे जो जीवन को प्रेम और मस्ती के साथ जीता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि दुनिया मेरे को कभी ना समझे, दुनिया मेरे को एक इसी दुनिया का आदमी समझे, है ना, जो जीवन को प्रेम और मस्ती के साथ जीता है ना। ऐसी एक बात टीचरों के बारे में भी होती है ना। कोई पढ़ा रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ किसके नजरिए से देखा जाता है? टीचर के नजरिए से, है ना। जबकि उस टीचर की कोई पर्सनल लाइफ भी हो सकती है ना। उसको तो एकदम से ही साइड कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, कि नहीं भाई टीचर होके तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो, है ना। तो हालांकि मैं तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। मैं तो इसी कवि के जैसा हूँ एकदम, है ना, हरिवंश राय बच्चन के जैसा। जिसको जैसा सोचना है सोचता रहे, है ना, जिसको जैसा कहना है कहता रहे। इंसान को सबसे पहले देखना चाहिए किसके नजरिए से? इंसान के नजरिए से, कि सबसे पहले वो इंसान है और इंसान होते हुए वो सारे काम कर सकता है जो एक आम आदमी कर सकता है ना। ऐसा कौन है जिसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती? गांधी जी की भी पर्सनल लाइफ थी, नेहरू जी की भी पर्सनल लाइफ थी, इंदिरा गांधी की भी पर्सनल लाइफ थी, सबकी थी, है ना। आगे देखो क्या कहते हैं वो, मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कि अंत में कवि कहते हैं कि वे इस दुनिया में एक दीवाने की तरह
घूम रहे हैं, है ना। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, कि वो दीवाने की तरह घूम रहे हैं ना। कहो तुम लोग बातों में लगे हो हैं। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, यानी कि उनके पास कभी ना खत्म होने वाली प्रेम की मस्ती, यानी कि मादकता है। वो कह रहे हैं जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, वे दुनिया को प्रेम और आनंद का ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिसे सुनकर पूरी मानवता खुशी से झूम उठे और प्रेम के सामने झुक जाए। तो कवि एकदम अपनी पूरी कहानी इसमें आत्मपरिचय में लिख गए हैं कि भाई मुझे किस नजरिए से आपको देखना चाहिए, है ना। तो ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये कविता हमें सिखाती है कितनी भी कड़वाहट हो, कितनी भी जिम्मेदारियां हो, इन जिम्मेदारियों के बीच तुम्हें अपने अंदर की मस्ती को और प्रेम को क्या रखना चाहिए? जिंदा रखना चाहिए, है ना। कुछ लोग मुझसे अभी भी कहते हैं क्या यार बच्चों जैसी हरकतें कर देते हो आप लोग कभी कभी, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, है ना, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या कह रहा है? चलो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन इसमें आगे एक पोयम और है छोटी सी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। फिर तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, कि पूछ लूं अभी पूछ रहे हैं। बताओ आत्मपरिचय कविता के रचयिता कौन है? कवि किस सुरा का पान करता है? कौन सी मदरा? हाँ अभी मैंने बताया था, ये याद रखना, पूछा जाएगा। कवि के अनुसार यह संसार कैसा है, पूर्ण या अपूर्ण? अपूर्ण। कवि ने स्वयं को दुनिया का एक नया क्या कहा है? देखो मैं लाइन पढ़ के बताता हूँ। मैं दीवानों का भेष लिए, हाँ मैं, देखो एक लाइन लिखी है इसके ऊपर, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, है ना। तो कवि ने स्वयं को दुनिया का क्या कहा है? एक नया दीवाना कहा है ना। अब बताओ आत्मपरिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? मधुशाला से, निशा निमंत्रण से, मधु कलश से, या एकांत संगीत से? निशा निमंत्रण से, है ना। कवि किस, अच्छा ये तो हो गया। बच्चन जी को किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? छायावाद का, प्रयोगवाद का, हालावाद का, प्रगतिवाद का? हालावाद, है ना, हालावाद। छायावाद में ही एक और आता है युग, हालावाद, है ना। तो हालावाद का प्रवर्तक इनको क्या किया जाता है? माना जाता है। अभी बताता हूँ हालावाद का मतलब क्या है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा ये तो हो गया, कवि ने संसार को कैसा माना है? अपूर्ण, है ना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं में कौन सा अलंकार है? अभी आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने अलंकार पढ़े ही नहीं है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, ये कुछ वैसा है जैसे आग ठंडी है, आग ठंडी है, मतलब क्या है? आग ठंडी हो सकती है? आग कैसे ठंडी हो सकती है? अगर तुम एक कोयला निकाल के लेके आ रहे हो चूल्हे में से एकदम से गर्म, और तुम कह रहे हो ठंडा कोयला है, ठंडा है ना, ऐसा हो सकता है? देख कितना ठंडा कोयला है ना, नहीं हो सकता ना। ये तो विरोधाभास हो गया। क्या हो गया? विरोधाभास। तो यहाँ पर जो बोला इन्होंने कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मतलब कोमल वाणी में आग कैसे हो सकती है? तो ये कौन सा अलंकार है यहाँ पे? विरोधाभास अलंकार। अपन पढ़ेंगे, अभी लोड मत लो, ठीक है। जब अपन ये अलंकार पढ़ लेंगे तब आप इसका आंसर, है ना, सोच पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, दिन का पंथी यानी कि यात्री तेजी से क्यों चलता है? थकने के कारण, भूख के कारण, रात होने के डर से, या नींद के कारण? दिन का पंथी तेजी से क्यों चलता है? थकने के कारण, हाँ रात होने के कारण, कहीं रात ना हो जाए, है ना, इसलिए तेज चलता हूं। अगला क्वेश्चन, बच्चे किसकी आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? यानी ये दूसरी कविता से आ गया शायद, हाँ ये दूसरी कविता से आ गया। चलो अब अपन एक और कविता कर लेते हैं, ये वाली फिर करेंगे, ठीक है।
तो जो आत्म परिचय कविता थी, नींद आ रही है बेटा? देखो क्या लिखा है, ये जो तुम्हारी कविता थी आत्म परिचय, इसमें कवि ने किसके बारे में बताया है? अपने खुद के जीवन के बारे में। और ये जो तुम्हारी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कवि ने बताया है समय का महत्व। क्या बताया? समय का महत्व, है ना। क्या लिखा है? समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता है ना। तो कभी इसमें यही बताना क्या कर रहा है, चाह रहा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, जल्दी जल्दी ढलता है ना। पंक्ति के माध्यम से कवि जीवन की नश्वरता और समय की रफ्तार को दर्शाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि कवि कहते हैं कि दिन भर का थका हुआ यात्री, यानी कि पंथी, यात्रियों का कहते हैं पंथी, है ना, जब यह देखता है कि सूरज डूबने वाला है और उसकी मंजिल अब पास ही है, तो वह तेजी से चलने लगता है ना। उसे डर है कि कहीं लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में रात ना हो जाए। यहाँ रात का मतलब मृत्यु या असफलता का प्रतीक है। रात किसका प्रतीक है? मृत्यु या असफलता का, याद रखना। ठीक है, और मंजिल जीवन के लक्ष्य का प्रतीक है। ठीक है, यह पंक्तियां सिखाती हैं कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। अगला है तुम्हारा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि कभी चिड़ियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब शाम होती है तो चिड़ियों को याद आता है कि उनके बच्चे घोंसलों, यानी कि नीड़ों, याद रखना, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, है ना, उनके लौटने का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे माँ बाप आ रहे होंगे। जैसे ही चिड़ियों के मन में अपने बच्चों का यह ममता भरा विचार आता है, उनके पंखों में गजब की फुर्ती और तेजी, यानी कि चंचलता आ जाती है। वे अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल होकर तेजी से उड़ने लगती हैं। यही प्रेम की शक्ति को दर्शाता है ना। फिर आगे लिखा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, मैं बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि अंतिम पद में कवि स्वयं के जीवन की तुलना करते हैं। वे उदास होकर पूछते हैं कि इस दुनिया में उसने मिलने के लिए कौन बेचैन है, कौन विकल है इस दुनिया में। घर पर उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, तो फिर वे किसके लिए अपने कदमों में तेजी, यानी कि चंचलता लाएं। जैसे ही यह प्रश्न कवि के मन में उठता है, उनके पैर क्या हो जाते हैं? शिथिल, यानी कि ढीले पड़ जाते हैं, और उनका हृदय दुख और व्याकुलता से भर जाता है। जहां प्रेम और लक्ष्य इंसान को तेजी देते हैं, वहीं अकेलापन उसकी गति को धीमा कर देता है। इसको आप लोग अपने एग्जाम्पल सोचो, जैसे कोई आदमी है, उसकी शादी वादी नहीं हुई है, मैंने तो करी नहीं है, हुई नहीं है, वो अलग बात है। जिनकी हुई नहीं है ना, उनके बारे में सोचो, क्या वो काम उसी गति से करते हैं, मेहनत से, जैसे वो लोग करते हैं जिनके बीवी बच्चे पूरा परिवार है? नहीं, वो पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, जब इच्छा होती है तब करते हैं, और जब इच्छा होती है तब नहीं करते हैं, है ना। मोदी का एक अलग विजन है, वो चाह रहा है कि इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाए, है ना, पढ़ा लिखा जाए। अब कोई व्यक्ति का मकसद यही है कि मुझे पूरी दुनिया याद करे, मुझे पूरा देश याद करे, तो उसके लिए तो उसको करना पड़ेगा ना। इसीलिए उसके पैरों में चंचलता है, दो चार घंटे सोता है, बताते हैं। चलो आप बताओ मेरे को कुछ और रोटियां, ठीक है। ये भी पोयम हो गई तुम्हारी, है ना। चैप्टर पूरा ही हुआ। हाँ, चैप्टर अब तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। मैं और जग और मैं कौन सा अलंकार है?
मैं और जग और मैं कौन सा अलंकार है? छोड़ो, ये नहीं बता पाओगे आप लोग, है ना। यमक अलंकार है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, है ना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, पढ़ेंगे अपन अलंकारों को, पढ़ेंगे तब आप लोग इसको कर पाओगे। ठीक है, बताओ कवि किसका भारलीय पिता है? पुस्तकों का, जग जीवन का, धन का, या चिंताओं का? जग जीवन का, है ना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि अपनी कल्पना में रोज क्या बनाता है और क्या मिटाता है? घर, चित्र, जग या खिलौना? है जग यानी कि दुनिया, यही है ना। दुनिया को मिटाता है, उसी को बनाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल? यह प्रश्न कवि को कैसा कर देता है? खुश कर देता है, उत्साही कर देता है, या शिथिल धीमा कर देता है उसको, या क्रोधित? जब वो ये जान लेता है कि मुझसे मिलने का इंतजार कौन कर रहा है, कोई नहीं, तो फिर वो उसको क्या कर देता है? धीमा कर देता है, शिथिल कर देता है। ये प्रश्न उसको। कवि अपने रोने को क्या कहा? कवि ने अपने रोने को क्या कहा है? राग, राग, शोर, गीत या छंद? राग, है ना, राग। क्या कहा है? राग कहा है। देखो इसमें लिखा है ना, कहाँ गया? रागी है, वो लिखा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी कि राग ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? गाने को राग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीत अलग हो जाता है थोड़ा, गाना के लिए राग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। चिड़ियों के पंखों में चंचलता किस भाव से आती है? डर से, वात्सल्य यानी कि ममता से, या भूख से, या थकान से? ममता से। कवि किसे ठुकराता है? मित्रों को, वैभवशाली पृथ्वी को, ज्ञान को, या स्वयं को? वैभवशाली पृथ्वी को, है ना। कवि कैसा संदेश लेकर फिरता है? शांति का, मस्ती का, युद्ध का, या घृणा का? मस्ती का, है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि भूपों के प्रासाद यानी कि राजाओं के महल किस पर निछावर करने को तैयार है? धन पर, यादों के खंडहर पर, अपने घर पर, या फूलों पर? यादों के खंडहर पर। निशान निमंत्रण कविता संग्रह किस कवि का है? निराला का, प्रसाद का, बच्चन का, या पंत का? बच्चन का। ठीक है, तो ये हुई आप लोगों की ओटियां, है ना। अब इसमें आ गए तुम्हारे क्वेश्चन आंसर, ये नोट्स, है ना, ये रहे। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे, और यहाँ से ग्रुप पे मैंने भेज दिए हैं, दोनों कविताओं के हैं इसमें क्वेश्चंस। आप लोग इनको पढ़ोगे और याद करोगे। ठीक है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, आप लोग इनके आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? आप लोगों ने कितना ध्यान से इनको सुना है? ठीक है, आत्मपरिचय कविता के रचयिता कौन है? आत्मपरिचय कविता के रचयिता कौन है? कवि किस सुरा का पान करता है? स्नेह सुरा। कवि आप स्नेह सुरा या प्रेम सुरा, प्रेम रूपी मदरा? कवि के अनुसार यह संसार कैसा है? अपूर्ण। कवि ने स्वयं को दुनिया का एक नया क्या कहा है? अब बताओ थोड़े से बड़े क्वेश्चन। जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, सांसारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक कर्तव्य, इन्हीं की तो बात करी थी। ये सब लेकर के घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसा है? खुशी है, खुश है ना। यानी कि वे दुनिया की कठिनाइयों और कष्टों से अछूते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को बोझ नहीं मानते और सबके प्रति प्रेम रखते हैं। यही तो मैंने बताया था आप लोगों को। शीतल पानी में आग लिए फिरता हूं का अर्थ और अलंकार स्पष्ट कीजिए। अर्थ क्या है इसका? शीतल पानी में आग लिए फिरता हूं। पहले अलंकार बताओ, अलंकार क्या है? विरोधाभास। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? मैंने बताया था ना, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं का मतलब क्या है? वाणी उनकी जितनी कोमल है उतना ही
विचारों में उनके क्या है, क्रांति है, आग है, ठीक है, इसीलिए उसका ये था उसका अर्थ, है ना। आत्म परिचय कविता का मुख्य संदेश स्पष्ट कीजिए, इसका संदेश क्या है, क्या सो रहा है सर? जीवन मतलब जीवन आत्म परिचय कविता का मुख्य संदेश क्या है? जीवन कठिनाइयों से भरा हो फिर भी मस्त जीवन जीना चाहिए। हाँ, इस कविता का मुख्य संदेश आत्मबोध, यानी कि स्वयं का बोध करना, स्वयं को जानना है, और सामंजस्य है कि तुमने खुद को जान लिया, जानने के बाद जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है उसमें सामंजस्य बिठा लो, सुख भी है दुख भी है, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, है ना। कवि सिखाते हैं कि दुनिया की कड़वाहट और उपेक्षा के बीच भी खुद को प्रेम से भरपूर रखना चाहिए। जीवन विरोधाभासों का मेल है, जैसे सुख दुख, रोदन राग, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलित और मस्त रहना चाहिए। प्रेम ही वह तत्व है जो जीवन की अपूर्णता को भर सकता है। तो इन्होंने इसी चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया है ना। अच्छा, हालाबादी दर्शन किसे कहते हैं? एक बात आप लोगों को, हालाबाद के प्रवर्तक थे, है ना। तो हालाबाद का मतलब क्या होता है? मस्ती और बेख्याली का भाव। हालाबाद का मतलब मस्ती और बेख्याली का भाव। अच्छा, हाला बोलते किसको है? हाला शराब को बोलते हैं। किसको? शराब को, है ना। हाँ, हाला बोलते हैं, शायद शराब को हालाबादी बोलते हैं ना। तो जो व्यक्ति शराब पीता है वो कैसा होता है ना, मस्त और बेख्याली में घूमता है ना। हाँ, उसको कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। जब उसके अंदर डली हुई है फिर तो वो सब कुछ भूल करके, है ना, मस्त रहता है। तो कभी यही कहना चाह रहा है ना, कि मस्ती और बेख्याली में रहो, जिसको क्या कहा जाता है? हालाबाद कहा जाता है ना। कम जिंदगी में ज्ञान आप मिले जाते तो जिंदगी में जाते हैं। कविता का इसका सबसे बड़ा संदेश है, प्रेम ही सर्वोपरि है ना। कविता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भले ही हम पर जग जीवन का भार, यानी कि जिम्मेदारियों का बोझ हो, फिर भी हमें अपने हृदय में प्रेम की प्याली भरकर रखनी चाहिए। प्रेम ही वह तत्व है जो जीवन की कड़वाहट को खत्म कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। कवि और संसार का रिश्ता प्रीत कलह का है, इस कथन की पुष्टि करें। यानी कि इस कविता में कवि का जो रिश्ता संसार के साथ में प्रीत यानी कि प्रेम और कलह यानी कि दुख का है, इस कथन की पुष्टि करें। तो कवि दुनिया में पूरी तरह अलग नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसकी पहचान समाज से ही है। लेकिन दुनिया स्वार्थी है और कवि प्रेम मार्गी है। दुनिया कैसी है? स्वार्थी, है ना। तुम किसी के तभी तक प्रिय हो जब तक तुम उसके काम आ रहे हो, है ना। जैसे ही उसके काम आने आप बंद हो गए, वो आपको या तो साइड कर देगा, है ना, भूल जाएगा। इसी वैचारिक मतभेद के कारण उनका दुनिया से कलह यानी कि टकराव रहता है। उसको ये चीज बुरी लगती है कि इंसान कितना स्वार्थी है, कैसे भूल जाता है ना। फिर भी वे दुनिया से प्यार करते हैं, फिर भी वो प्रीत करते हैं, है ना, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को इसी समाज के बीच व्यक्त करते हैं। यही खिंचाव प्रीत कलह कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, शीतल पानी में आग लिए पिताओं का आशय स्पष्ट कीजिए। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है? अपूर्ण क्यों मानता है कवि संसार को? क्योंकि इस दुनिया में प्रेम की कमी है ना। यहाँ लोग केवल कैसे हैं? स्वार्थी हैं, धन दौलत और दिखावे के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, भागते हैं। कभी सपनों की दुनिया में केवल प्रेम का स्थान है, नहीं, कभी के सपनों की दुनिया में किसका स्थान है? केवल और केवल प्रेम का, जो इस वास्तविक दुनिया में उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो उस दुनिया को कैसा मानता है? अपूर्ण मानता है। समय रहते लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा कवि ने किसे दी है, कैसे दी है? कवि ने एक गीत में बताया है ना,
वो गीत था ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। बहुत समय बहुत तेजी से बीतता है, ये यात्री यह सोचकर तेजी से चलता है कि कहीं रात ना हो जाए। पक्षी भी अपने पंचों की याद में तेजी से उड़ते हैं, कभी संदेश देना चाहते हैं कि यदि जीवन में कोई लक्ष्य या प्रेम की प्रेरणा हो तो मनुष्य समय की कदर करता है और तेजी से सफलता की ओर बढ़ता है ना। अगर सोचो उन पक्षियों को याद ही ना आए कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे होंगे तो क्या वो पक्षी तेज जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर सोचो ये कि यात्री को ये डर ना हो कि रात होगी तो क्या वो तेजी से चलेगा? नहीं चलेगा। और ऐसे ही हमें डर ना हो कि हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, तो क्या आप पढ़ने आओगे यहाँ पे संडे को? नहीं आओगे, है ना। आप लोग बढ़िया क्या कर रहे होंगे संडे को? आराम से मस्ती कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, सो रहे होंगे, है ना, मूवी देख रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों को पता है कि भाई पढ़ना जरूरी है आगे के लिए, इसलिए पढ़ने जाना पड़ेगा, है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कभी क्या संदेश देना चाहते हैं कि समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ठीक है। चिड़ियों के पैरों में चंचलता किस कारण आ जाती है? कभी के पैर शिथिल क्यों हो जाते हैं? है ना। हाँ, अकेलेपन और प्रेम के अभाव के कारण, है ना। अब इसे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी तरफ से दिए थे, है ना, टॉपिक्स के आधार पर, कविता के आधार पर। लेकिन इस एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, तो इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। हैं 10 मिनट और है। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, देखो कौन सा, एक तो दूसरा कर लेना। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कभी ने ऐसा क्यों कहा है? जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। दाना का मतलब क्या है? बुद्धिजीवी, समझदार लोग। लेकिन जहां पर वे होते हैं वहीं पर कौन कौन होते हैं? मूर्ख लोग भी होते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन और याद करना आप लोग, शीतल पानी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं इसको। बच्चे किस बात की आशा में नीलों से झांक रहे होंगे? नीलों से मतलब घोंसलों से, कि उनके मम्मी पापा आ रहे होंगे और उनके लिए भोजन ला रहे होंगे, है ना। बच्चे इस आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे कि शाम हो गई है और उनके माता पिता यानी कि उनके पक्षी उनके लिए दाना लेकर लौट रहे होंगे। साथ ही वे दिन भर के अकेलेपन के बाद अपने माता पिता के स्नेहपूर्ण स्पर्श और सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, है ना। चलो ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा चैप्टर विधि विधान से खत्म। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चैप्टर पहले दिन में खत्म हो जाएगा, पर हो गया। हम लोगों ने इसमें टाइम खराब कर लिया था शुरुआत में, कम से कम 1 घंटा, फिर भी हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया। अगले चैप्टर से 1 ही घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को अगले चैप्टर से। हो सकता है हमारी क्लास 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाया करेगी अगले संडे से।